दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन ऊंटों को जिंदा सांप क्यों खिलाए जाते हैं, या फिर ये कि आईपीएल मैचेस में इतने बड़े बड़े कैमरास इस्तेमाल क्यों होते हैं? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि तब क्या होता है जब कोई पक्षी हवाई जहाज से टकरा जाए? क्या इससे प्लेन क्रैश हो सकता है? अच्छा, तो आप सब जानते हैं। फिर भी बने रहे अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ, और वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद तय कीजिएगा इफ इट वॉज वर्थ इट और नॉट। तो दोस्तों, बांध लेते हैं एक बार फिर अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना फालतू की लफबाजी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तानी इलाके का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूखे बीहड़ इलाकों में भी बिना पानी के कई कई दिन तक रह सकता है, और ये रेत पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में भी माहिर होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ ऊंटों की खासियतों की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक अजीबोगरीब टेक्निक की बात करने वाले हैं, जिसमें एक ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में इनका मानना है कि ऐसा करने से ऊंट में एक खास तरह की बीमारी, जिसमें उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है, उससे ऊंट को बचाया जा सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सांप को ऊंट के गले में डालने के बाद ये आदमी ऊपर से पानी डाल रहा है। अब ऐसे अटपटे इलाज के पीछे कोई मेडिकल ग्राउंड भी होगा, ऐसा सोचना बेमानी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में एक से एक हाई क्वालिटी कॉम्पैक्ट डीएसएलआर कैमरास हैं, जिनसे कमाल की तस्वीरें और वीडियोस ली जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने हाल ही में हुए ओलंपिक गेम्स या फिर आईपीएल के क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ इवेंट शूट करने वाले कैमरास किसी भी एंगल से कॉम्पैक्ट नहीं होते, बल्कि ये कैमरास भी इन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स जितने ही बड़े होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि जो कैमरा सेटअप आप टीवी पर देखते हैं, उसमें सिर्फ कैमरा नहीं होता। ये प्रोफेशनल कैमरास आम कंज्यूमर कैमरा से थोड़े बड़े जरूर होते हैं, लेकिन इस पूरे सेटअप में सबसे बड़ी आइटम होती है इस कैमरा पर लगने वाला ये मैसिव लेंस, जिसकी कीमत कभी कभी इन कैमरा से भी 50 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा जब इस कैमरा और लेंस में एडाप्टर, मॉनिटर, रिमोट्स और ट्राइपॉड जैसी एक्सेसरीज जोड़ दी जाती हैं, तब इस पूरे कैमरा सेटअप का ऐसा बल्कि दिखना तो वाजिब ही है। तो अब आपसे कोई ये सवाल पूछे, आप जानते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ऊंचे आसमान में उड़ते इन प्लेन्स को देखकर बचपन में हमारा दिमाग ना जाने कितने सवाल बुनता था, लेकिन उनमें से सबसे कॉमन ये था कि अगर कोई पक्षी जहाज से टकरा जाए तो ये दोस्तों कि पक्षियों का प्लेन से टकराना एयरलाइन कंपनीज के लिए आम बात है, और एविएशन की टर्मिनोलॉजी में इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। इसके अलावा चूंकि कमर्शियल हवाई जहाज आसमान में 30,000 फीट से भी ऊपर उड़ते हैं, और इस हाइट पर कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भरता, इसीलिए पक्षियों की प्लेन से टकराने की ज्यादातर रिपोर्ट्स प्लेन के टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के वक्त ही मिलती हैं। प्लेन के पक्षियों के साथ टकराने पर ऐसे फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके हिसाब से पायलट प्लेन को उड़ाता है, और हर बार ऐसा होने पर प्लेन को उतारने के बाद उसकी स्ट्राइक इंस्पेक्शन करवाई जाती है। एक बर्ड स्ट्राइक का प्लेन पर क्या असर होगा, ये डिपेंड करता है उस प्लेन के साइज पर। जैसे कि बड़े पैसेंजर प्लेन्स पर भले ही इससे ज्यादा कुछ फर्क ना पड़ता हो, लेकिन छोटे प्लेन्स पर ऐसी बर्ड स्ट्राइक्स भी खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। हालांकि 95% बर्ड स्ट्राइक से एयरप्लेन्स पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्रिटिश और कैनेडियन रिसर्चर्स की माने तो बर्ड स्ट्राइक्स की वजह से पिछले 20 सालों में 106 सिविलियंस ने अपनी जान खोई है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमें एसी में कूलर की तरह पानी नहीं भरना पड़ता, फिर एसी के आउटलेट से भर भर के ये पानी कैसे निकलता है, और ये आता कहां से है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की बोतल के बाहरी तरफ पानी की बूंदें जम जाती हैं। वो पानी बोतल के अंदर वाला पानी नहीं होता, बल्कि हवा में मौजूद वो वाटर वेपर्स होते हैं जो बोतल के लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। फिजिक्स के जानकार इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब दोस्तों, एसी का काम भी हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी को कम करके टेम्परेचर कंट्रोल करना ही होता है, जिसके लिए ये रूम की हवा को अपने बेहद ठंडे इवेपोरेटर कॉइल से गुजारकर हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी को लिक्विड में बदलकर बाहर ड्रेन करने का काम करती है। इसीलिए एसी से निकलने वाला पानी और कुछ नहीं, आपके कमरे की हवा में ही मौजूद वाटर वेपर्स का लिक्विड फॉर्म होता है। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अफ्रीका शब्द सुनते ही
हमारे दिमाग में एक सूखे गर्म प्रदेश की तस्वीर आती है जहां की आबादी बहुत गरीब है। लेकिन कुदरत भी कुदरत है दोस्तों, और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इतनी सर्दी पड़ती है कि वहां भी बर्फ से ढके ऐसे शहर देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तरी अफ्रीकन देश टूनिशिया की, जहां सर्दियों में बर्फबारी से रोड्स तक ब्लॉक हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, तंजानिया में इक्वेटर से सिर्फ 200 मील की दूरी पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक किलीमंजारो भी है, जिसकी हाइट सी लेवल से 19,298 फीट है। हालांकि किलीमंजारो पर आइस कवर पिछले 100 सालों में लगातार घटता रहा है, लेकिन यहाँ भी साल के कुछ महीने बर्फबारी होती ही है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनको इतिहास हमेशा याद रखता है। एक ऐसा ही नाम है घासीराम वर्मा का, और बहुत चांसेस है कि आपने इनका नाम कभी ना सुना हो। दरअसल अगस्त 1927 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में पैदा होने वाले घासीराम वर्मा एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने ताउम्र अमेरिका में मैथ्स पढ़ाया। लेकिन वहाँ उन्होंने जो भी कमाया, यहाँ इंडिया आकर वो सारे पैसे स्कूल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स और सोशल सर्विस के इंस्टीट्यूशंस खोलने में लगा दिए। इसका कारण था कि घासीराम खुद भी किसी संपन्न परिवार से नहीं आते थे। स्कॉलरशिप्स और बच्चों को पढ़ा कर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इनके टैलेंट को देखते हुए इन्हें अमेरिका आने का न्योता मिला। 2 साल फोर्थहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद घासीराम ने अपने करियर के 36 साल यूनिवर्सिटी ऑफ रोड में पढ़ाया, और इस दौरान उन्होंने अपनी खुद की पर्सनल सेविंग से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्थान के गरीब पिछले वर्ग की एजुकेशन और सोशल सर्विस में खर्च कर दिए। उन्होंने बच्चे बच्चियों के लिए 23 हॉस्टल, 14 स्कूल कॉलेज, 16 सोशल सर्विस के इंस्टीट्यूशंस और 13 पब्लिकेशन हाउसेस को या तो डोनेशंस दी या फिर उन्हें बनवाया, और इस तरह उन्होंने खुद अपने दम पर कई जिंदगियां बदलने का काम किया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आज का टाइम क्विक इंस्टेंट डिलीवरी का जमाना है। फिर चाहे पिज्जा मंगवाना हो, हेयर कट के लिए स्टाइलिस्ट चाहिए हो, या फिर घर बैठे बिठाए डॉक्टर की विजिट, ऐसे में अलग अलग सर्विसेज देने वाली कंपनीज में जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने की मानो होड़ सी लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस इंस्टेंट डिलीवरी को मार्केट में ट्रेंड बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेजॉन ही है। और क्या आप जानते हैं कि अमेजॉन के नाम ही दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ऑर्डर डिलीवर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल अमेजॉन कंपनी अमेजॉन फ्रेश नाम के बैनर तले ग्रोसरीज और डेली सप्लाईज डिलीवर करने का काम भी करती है, और एक ऐसे ही ग्रोसरी के ऑर्डर को उन्होंने सिर्फ 13 मिनट में डिलीवर करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर करने के 15 मिनट के अंदर अंदर ही सामान कस्टमर के दरवाजे पर पहुंच गया था। इससे ज्यादा वक्त तो सुपरमार्केट में बिल कटवाने में ही लग जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 तरह के मेडल्स दिए जाते हैं, और इन्हें खिलाड़ियों को दिए जाने की शुरुआत 1904 में अमेरिका में हुए तीसरे ओलंपिक गेम से हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि आज के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड और सिल्वर के ये मेडल्स खाली सोने और चांदी के नहीं होते। हाँ, सन 1912 तक जो भी मेडल्स दिए गए वो सोने, चांदी और पीतल से ही बनते थे, लेकिन उसके बाद से धातु से बने इन मेडल्स पर गोल्ड या सिल्वर की सिर्फ परत ही चढ़ाई जाती है। इन सभी मेडल्स में गोल्ड मेडल का वजन सबसे ज्यादा होता है, और इसमें गोल्ड की परत चढ़ाने के लिए कम से कम 6 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की, तो इस बार के मेडल्स एनवायरनमेंट को फोकस में रखते हुए मोबाइल फोन्स और अप्लायंसेज के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाए गए थे। 80,000 टन ई वेस्ट से 30 किलोग्राम सोना, 3,500 किलोग्राम चांदी और 2,200 किलो पीतल निकाला गया, और इन्हीं से टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल्स बनवाए गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस कहावत को अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने सच करके दिखाया है। आज किस्सा एक ऐसे ही ओलंपियन का, जिसने आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मुश्किलों से पार पाकर ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने का अपना सपना पूरा किया। दोस्तों, ये किस्सा है हंगरी के प्रोफेशनल शूटर खिलाड़ी कैरोली टाकास का, जिनका जन्म हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में सन 1910 में हुआ था। कैरोली जवान हुए तो उन्होंने हंगेरियन आर्मी ज्वाइन कर ली, जहां उनका इंटरेस्ट प्रोफेशनल शूटिंग की तरफ गया, और 26 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक वर्ल्ड क्लास शूटर बन चुके थे। अब उनका एक ही मकसद था, और वो था कि ओलंपिक्स की स्टेज पर जाकर गोल्ड जीतना। साल था 1936, जब समर ओलंपिक गेम्स में कैरोली को सिर्फ इसलिए हंगेरियन शूटिंग टीम में जगह नहीं मिल पाई क्योंकि वो आर्मी में सिर्फ एक सार्जेंट की पोस्ट पर थे, और तब कमीशन्ड ऑफिसर्स को ही ओलंपिक्स में जाने की इजाजत थी। 1936 के ओलंपिक्स खत्म होने के बाद हंगरी ने अपने इस रूल को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद कैरोली
1940 के ओलंपिक गेम्स की तैयारियों में जुट गए। फिर 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के हाथ में एक ग्रेनेड फट गया, जिससे उनका दायां हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन एक हाथ नहीं तो क्या, कैरोली ने सीक्रेटली अपने दूसरे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और 1939 में नेशनल हंगेरियन चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन उनका ओलंपिक्स में कम्पीट करने का सपना फिर चकनाचूर हो गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते 1940 और 1944 के लगातार 2 बार के ओलंपिक गेम्स ही कैंसिल हो गए। लेकिन दोस्तों, कैरोली टकास किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और 1948 के लंदन ओलंपिक्स के 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में फाइनली गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, फिर भले ही परिस्थितियां आपके कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। और दोस्तों, यही नहीं, कैरोली ने 1952 के ओलंपिक्स में भी सेम इवेंट में करियर का दूसरा ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है नॉलेज बॉय ने। अब इन्होंने यहाँ अपना असली नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के असली अंग्रेजी वर्जन, यानी कि हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में पहली बार $1 मिलियन जीतने वाले शख्स ने पूरे शो के दौरान सिर्फ एक लाइफलाइन फोनो फ्रेंड का ही इस्तेमाल किया था, और वो भी आखिरी सवाल पर। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इन महाशय ने इस लाइफलाइन का इस्तेमाल सवाल में मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने फादर को ये इन्फॉर्म करने के लिए किया था कि उन्हें इस आखिरी सवाल का जवाब भी पता है और वो ये शो जीत चुके हैं। Hi, Dad. Hi. I don't really need your help, but I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की रेवेन्यू सर्विसेज में काम करने वाले इस कमाल के कॉन्टेस्टेंट का नाम था जॉन कारपेंटर, और एक टीवी शो में इस तरह की जीनियस परफॉर्मेंस इससे पहले शायद ही कभी देखी गई हो। खैर, ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी देखना और सुनना बाकी है। तो जानते रहने के लिए ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग और ऑसम इंफॉर्मेशन आते रहे फैक्टिफाइड की इस चौखट पर हर हफ्ते। मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।